नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी गुरुजी पर और मैं हूं नीतीश शर्मा। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला और हिंदी भाषा का विकास। तो आशा करता हूं उस वीडियो को सभी लोग देखे होंगे, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे समास के बारे में। समास क्या होता है, समास की पहचान क्या होती है और कितने प्रकार के समास होते हैं और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो एक एक बात को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं समास के बारे में। तो समास क्या होता है दोस्तों, तो समास का बात किया जाए तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है, यानी किसी भी पद को यानी किसी भी बात को जब हम छोटे से शब्दों में लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक, समास जो है दोस्तों सम प्लस आस यानी दो शब्दों के मेल से बना है। समास का निर्माण दो शब्दों के मेल से होता है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन, यानी जब किसी कथन को संक्षिप्त कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक, तो परिभाषा इसकी कैसे बनती है, दो शब्दों या पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो शब्दों या पदों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। लेकिन उसका अर्थ जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ जो होता है दोस्तों सेम टू सेम रहना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों समास में कुछ नियम होते हैं, कुछ इसमें कानून होते हैं। तो समझेंगे एक एक बात को और इसको मैं पहचान करने का तरीका आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बता दूंगा। तो चलिए देखिएगा, समास निर्माण में प्रायः दो पद होते हैं। समास का निर्माण जब भी होगा तो उसमें कितने पद होंगे दोस्तों, दो पद होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही पद हों, उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायः दो ही पद होते हैं। तो पहला है दोस्तों पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। इसका चर्चा बार बार किया जाएगा, तो इस बात को हम यहीं पर समझ लेते हैं कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पूर्व पद यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पूर्व पद का मतलब पहला पद और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। जैसे मैंने यहाँ पर एक समासिक पद लिखा है राजकुमार। क्या लिखा है, राजकुमार। तो यानी राजकुमार में राज जो है दोस्तों, राज यह क्या है, पूर्व पद है और कुमार जो है उत्तर पद है। पूर्व पद का मतलब कि वह पद जो पहले है, राज क्या है, पहले है, यानी यह पूर्व पद है, और कुमार जो है यह बाद में आ रहा है, यानी यह उत्तर पद है। इसका प्रयोग बार बार किया जाएगा, हर पद में इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी जो पद पहले आएगा, जो शब्द पहले आएगा वह पूर्व पद और जो बाद में आएगा उसे उत्तर पद कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समस्त पद क्या होता है या फिर सामासिक पद। समस्त पद को ही हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद बोलते हैं। तो देखिएगा, समास के नियमों से बना शब्द, यानी जब समास के नियम के द्वारा हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं या फिर सामासिक पद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राजकुमार, तो इसमें हमने क्या किया है, समासिक नियमों का प्रयोग करके, समास के नियमों का प्रयोग करके इस शब्द का निर्माण किया है, राजकुमार का। तो यह क्या है दोस्तों, एक समस्त पद है, समस्त पद। अब आगे आता है दोस्तों समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, तो देखिएगा, समास विग्रह समासिक पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया, यानी जो हमारा यह समासिक पद है इसके पदों को जब हम अलग अलग कर देंगे वही क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा समास विग्रह कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात आता है दोस्तों, पहले उसको जानने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है समास विग्रह, तो मैंने एक समस्त पद लिखा है, क्या, नील कमल। नील कमल, तो नील कमल क्या है, यह समस्त पद है। यह क्या है दोस्तों, नील कमल जो आप देख रहे हैं यह समस्त पद है, यानी सामासिक पद है। और नीला है जो कमल, इसका हमने क्या किया, विग्रह कर दिया, तो यह क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो गया। आपको बात इतनी समझ में आ गई कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, समझिएगा। तो समास को हम विग्रह क्यों करते हैं, समास का विग्रह क्यों किया जाता है, और संधि का सुने होंगे विच्छेद होता है, संधि का विग्रह नहीं होता है। संधि का क्या होता है दोस्तों, विच्छेद होता है। तो समझिएगा बात को यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे मैं लिखा है यहाँ पर राजकुमार, राजकुमार, तो इसका मैं विग्रह करूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। यानी कहने का मतलब विग्रह क्या होता है, तो जब हम इस सामासिक पद को, यानी जब हम इस समस्त पद को इसके पदों में यानी इसके शब्दों को तोड़ देते हैं, शब्दों को बढ़ा करके लिख देते हैं और बीच में विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विग्रह कहेंगे। लेकिन विच्छेद क्या होता है, तो विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो उसमें हम वर्णों को अलग अलग करते हैं, वर्णों को उसमें अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, तो उसमें अ प्लस
आ मिलकर के आपका क्या निर्माण करता है, आकाश। इसको हम आगे बताएंगे बहुत ही अच्छे से संधि वाले चैप्टर में, ठीक। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि विग्रह क्या होता है और विच्छेद क्या होता है। तो विग्रह में क्या किया जाता है, शब्दों को अलग करके बीच में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और विच्छेद में वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों समास के प्रकार। आइए बात करते हैं दोस्तों समास के प्रकार के बारे में। तो समास के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। समास के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है दोस्तों अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठवां बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमारे 6 प्रकार के मुख्य रूप से समास होते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। देखिएगा, पहला है दोस्तों अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारे कौन कौन से समास आते हैं, तो कर्मधारय समास और द्विगु समास। यानी तत्पुरुष समास से ही हमारे कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है, और उससे किसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, द्विगु समास की। यानी कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ऐसा विद्वानों का पहले मानना था। लेकिन अब कितने मुख्य रूप से समास होते हैं, तो 6 प्रकार से होते हैं। अभी इसको मैं आगे बहुत ही अच्छे से एक एक समास को अलग अलग करके बताऊंगा, तो समझिएगा बात को थोड़ा सा। तो दूसरा तीसरा हो गया दोस्तों द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास। यानी अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है। अभी मैंने आपको बताया है पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद का मतलब कि बाद का पद प्रधान होता है, ठीक। तो तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय की उत्पत्ति हुई है और द्विगु की उत्पत्ति हुई है। तो जब इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तो इन दोनों में भी कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा। यानी कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास मतलब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। द्वंद्व मतलब इसमें देख रहे हैं द और द, यानी इसमें दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। और बहुब्रीहि समास अगला आता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो इसमें क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इसको मैं एक एक करके बहुत ही अच्छे से अभी आपको उदाहरण दे दे करके समझाऊंगा। तो सभी लोग घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य बनाए के रखिए हमारे साथ। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास के बारे में। आइए बात करते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास के बारे में। तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है, देखिएगा इसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कहने का मतलब कि पहले का जो पद होता है वह प्रधान होता है, मुख्य होता है, ठीक। या फिर इसमें प्रथम पद जो है, पहले का जो पद है वह उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा। यानी जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहेंगे। देखिएगा इसकी पहचान क्या है दोस्तों, इसके प्रथम पद में यानी पूर्व पद में क्या लगेगा, तो अनु लगेगा, आ, प्रति, यथा, उप, निर आदि ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें प्रति जो है दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। आगे लिखा है दोस्तों यथा संभव, यथा, तो यथा इसमें क्या लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, यानी यह कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक। उसी तरह लिखा है दोस्तों अनुरूप और भरपेट, यह सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो इसमें अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य कंडीशन होते हैं, देख लीजिएगा कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों विशेष करके, विशेष यानी अनुकरणात्मक शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। अनुकरणात्मक शब्द का मतलब जो शब्द अनुकरण करते हो। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है दोस्तों सरासर, सरासर, टिक टिक, धप धप। तो ये ऐसे जितने भी शब्द होंगे, ऐसे जितने भी शब्द आएंगे वह किसके अंतर्गत आएंगे, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। यानी वहां पर भी कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। जब भी आपसे पूछा जाए सरासर, टिक टिक, धप धप, ऐसे जब भी जो भी शब्द आएंगे यानी अनुकरणात्मक शब्द जब आएगा तो उसमें कौन सा समास होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। बात समझ में आ गई आपको। आगे बात करते हैं दोस्तों एक ही शब्द की आवृत्ति में भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यानी जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो जाए तो वहां पर भी जब समास पूछा जाए तो कौन सा समास बताएंगे, अव्ययी भाव समास बताएंगे। जैसे जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ। तो इस प्रकार के शब्दों में कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है दोस्तों दिनों दिन, यानी दिन ही दिन, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। और आगे लिखा है हाथों हाथ, यानी इसमें भी एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो गई। यानी कहने का मतलब जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो जाए तो वहां पर कौन सा समास लगाएंगे, अव्ययी भाव समास लगाएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया दोस्तों
अव्ययी भाव समास और उसकी पहचान क्या होती है, इसके गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक, बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उसमें प्रथम पद में उपसर्ग या फिर अव्यय लगा होता है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कहने का मतलब उत्तर पद का मतलब बाद का पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। कर्मधारय समास में बाद का पद प्रधान होता है और इसमें एक और खास बात होती है दोस्तों, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। यानी कहने का मतलब इसमें पूर्व पद में और उत्तर पद में किसका संबंध होता है, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। और एक बात होती है उपमेय, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद में हमेशा उपमान या फिर उपमेय का संबंध होगा या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होगा और उत्तर पद प्रधान होगा हमेशा किसमें, कर्मधारय समास में। ठीक, तो इसकी पहचान जैसे मैं बता दूं इसको कैसे पहचानेंगे कर्मधारय समास को, तो सिंपल सा एक तरीका है दोस्तों इसको पहचानने का। देखिएगा, जैसे जब भी हम इसका समास विग्रह करेंगे, कर्मधारय समास का जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसका जब हम विग्रह करेंगे तो है जो या फिर के समान, है जो या फिर के समान यह निकल करके आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, चरण कमल, चरण कमल, तो यह एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसका जब भी हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो यहाँ पर के समान आ रहा है, के समान, तो के समान मतलब कर्मधारय समास। देखिएगा, क मतलब के, इसमें भी के आ रहा है, क आ रहा है और कर्मधारय में भी क आ रहा है। तो याद रखिएगा, इससे छोटा सा एक तरीका है, के से क याद रखिएगा और कर्मधारय में भी क। यानी जब भी आपको के समान दिख जाए या फिर है जो दिख जाए तो आप कौन सा समास लगाएंगे, कर्मधारय समास। ठीक, उसी तरह अगला उदाहरण है दोस्तों नीलकंठ। नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यहाँ पर भी कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुब्रीहि समास क्यों नहीं होगा, तो बहुब्रीहि भी होगा, लेकिन वह आपके समास विग्रह करने के ऊपर डिपेंड करता है और ऑप्शन के हिसाब से आप ट्रिक करेंगे। यदि जब बहुब्रीहि दे दे ऑप्शन में तो बहुब्रीहि करेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि नीला है जिसका कंठ, ठीक, अर्थात कौन, शिव, तो वहां पर तीसरा अर्थ प्रधान हो जाएगा। तो कौन सा समास लगाएंगे, बहुब्रीहि समास लगाएंगे। और एक बात जान लीजिए, बहुब्रीहि समास जो है दोस्तों वह सर्वे सर्वा है। जब भी ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि दिख जाए और कर्मधारय दिखे तो बहुब्रीहि को ट्रिक करेंगे, न कि कर्मधारय को। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर यह कर्मधारय ही होगा, नीला है जो कंठ, ठीक, यानी नीलकंठ में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो अभी मैं उसको आगे बताऊंगा अच्छे से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, कर्मधारय समास क्या होता है और अव्ययी भाव समास क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम करेगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट समास के बारे में। चलिए अगला है दोस्तों द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान क्या होती है, तो द्विगु समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान कहने का मतलब कि जो बाद का पद होता है, जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है और इसमें जो प्रथम पद होता है दोस्तों वह संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है और इससे हमेशा समूह या फिर समाहार का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। द्विगु, तो समझिएगा, द्विगु मतलब द्वि मतलब क्या होता है, दो, तो दो क्या है दोस्तों, संख्या है, दो एक संख्या है। यानी द्विगु समास में जब भी प्रयोग होगा तो संख्यावाची विशेषण का ही प्रयोग होगा। यानी ऐसा समास जिसमें संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, द्विगु समास बोल सकते हैं। तो समझिएगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है दोस्तों, तिरंगा, अष्टाध्यायी और चौराहा। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक, तो इसमें एक विशेष कंडीशन होता है, समझ लीजिएगा बात को। देखिएगा, जब भी संख्या यानी जब भी किसी नदी के नाम के आगे, जब भी किसी नदी के नाम के आगे कोई संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, द्विगु समास न होकर के कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो बिल्कुल इसको नोट करके याद रखिएगा हमेशा कि जब भी नदी के नाम के आगे कोई संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पे द्विगु समास न होकर के कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, पंचगंगम
गंगम, तो पंचगंगम में आपसे पूछा जाए कौन सा समास है तो द्विगु समास नहीं बोलेंगे। पंच तो यहाँ पर आ रहा है संख्यावाची सब, लेकिन यहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा। अपवाद स्वरूप याद करिएगा इसको कि नदी के नाम के आगे जब भी कोई संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अब देखिए कभी कभी आपसे गिनती में जो 1 2 होता है इसमें भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा समास होगा, तो समझिएगा बात को। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक, 1 से 10 तक, और उसके बाद 10 के बाद क्या, तो 10 20 30 40 ऐसे आप गिनते हैं तो कहाँ तक, 100 तक। यानी 1 2 3 4 10 तक, और 10 20 30 कहाँ तक, 100 तक। ठीक, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास होगा। यानी 1 2 3 4 10 तक और 10 से लेकर के 100 तक द्विगु समास होगा, समझिएगा। और लेकिन अब नीचे आ जाता है दोस्तों उसी में 19 29 39 49 59 ऐसे करके कहाँ तक, 99 तक। यानी इन सभी संख्याओं में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। और इसके अतिरिक्त जो संख्याएं बच रही हैं, इसके अतिरिक्त जो संख्याएं बच रही हैं तो उनमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें क्या बच रहा है दोस्तों, तो 11 12 13 ये सब, उसमें जब पूछा जाए कौन सा समास होगा तो उसमें आप कौन सा समास बताएंगे, द्वंद्व समास बताएंगे, न कि द्विगु समास। यानी कि किसमें किसमें द्विगु समास होता है तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 यानी 10 तक, और 10 से लेकर के 100 तक, यानी 10 20 30 ऐसे गिनना है। ठीक, जैसे बचपन में आप गिना करते थे 10 20 30 40। ठीक, तो और उसमें और बाकी क्या बच रहा है, तो 19 29 39 49 59 ऐसे करके 99 तक, ये जो जितनी संख्याएं हैं इसमें द्विगु समास होगा, और बाकी जो बच रही है उसमें द्वंद्व समास होगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया द्विगु समास और उसकी पहचान क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का मतलब दो दो आ रहा है तो यानी दोनों पद क्या हो जाएंगे, इसमें प्रधान होंगे, और बीच में दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें अधिकतर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह हो, ठीक, तो वहाँ पे कौन सा समास, द्वंद्व समास। इसका पहचान करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पहचानेंगे। तो इसका जब भी आप विग्रह करेंगे, यानी द्वंद्व समास का जब भी विग्रह करेंगे तो बीच में से और, अथवा या फिर या शब्द आता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है दोस्तों, माता पिता, माता पिता। तो माता पिता का जब भी आप विग्रह करेंगे तो माता और पिता, बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। भाई बहन, भाई और बहन, यानी बीच में इसमें अधिकतर और शब्द आएगा तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसमें देखिएगा माता और पिता दोनों पद क्या है, प्रधान है। दोनों पद क्या है दोस्तों, प्रधान है, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या खास बात होती है समझिएगा, तो इसमें अधिकतर विलोमार्थक शब्द होते हैं। द्वंद्व समास में अधिकतर विलोमार्थक शब्द होते हैं। जैसे देवासुर, देवासुर यानी देव और असुर, देव का विलोम होता है दोस्तों असुर, यानी देवासुर में भी पूछा जाए कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। उसी तरह होगा धर्माधर्म, यानी धर्म और अधर्म, धर्म का विलोम अधर्म, यानी इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, सार्थक निरर्थक शब्दों में भी द्वंद्व समास होता है। सार्थक निरर्थक शब्दों का कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों लोटा ओटा, तो लोटा तो सार्थक शब्द है लेकिन ओटा जो है निरर्थक शब्द है। यानी इस प्रकार के आपको जब भी शब्द दिखें तो वहाँ पर समास पूछा जाए तो कौन सा समास बताएंगे, द्वंद्व समास। सार्थक निरर्थक शब्दों में भी द्वंद्व समास होता है। जैसे लोटा ओटा हो गया, पानी वानी हो गया, तो ऐसे जितने भी शब्द आएंगे उसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों बात समझ में आ गई होगी। अब अगला आता है दोस्तों, हमारा अगला समास है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अगला समास है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास में दोस्तों अन्य पद प्रधान होता है। यानी ऐसा समास जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पे कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों लंबोदर, यानी लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात कौन, गणेश। उसी तरह है दोस्तों दशानन, तो दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके अर्थात कौन, रावण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीसरा अर्थ प्रधान हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, तो अब बहुब्रीहि समास के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। अगला समास है दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास,
तत्पुरुष समास यह सबसे लंबा समास है, इसीलिए इसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक, और कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसको मैं आगे वाले क्लास में किसी दिन पढ़ा दूंगा, देखिएगा। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो इसमें राजपुत्र में क्या हुआ है, इसके विभक्ति चिन्ह यानी का क्या हुआ है, लोप हुआ है। उसी तरह है दोस्तों गौशाला, यानी गौशाला में गौ के लिए शाला, तो इसमें भी के लिए जो विभक्ति चिन्ह है लोप हुआ है, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है दोस्तों कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठवां अधिकरण। और इसका एक और अन्य प्रकार होता है दोस्तों नय तत्पुरुष, ठीक। तो एक एक को हम लोग अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कर्म तत्पुरुष क्या होता है। तो कर्म तत्पुरुष में दोस्तों इसमें इसकी विभक्ति को का लोप होता है, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, यानी इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, किसमें, कर्म तत्पुरुष में। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब कि गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी का जब भी आप समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, गगन को चूमने वाला, यानी इसमें जो को है इसका क्या हुआ है, लोप हुआ है। उसी तरह दोस्तों यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, तो इसमें भी को का क्या हुआ है, लोप हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा, तो कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं दोस्तों करण तत्पुरुष के बारे में। तो इसमें क्या होता है, से या फिर के द्वारा का लोप होता है। तो आपने पढ़ा होगा करण का चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है या फिर के द्वारा होता है। इसका प्रयोग हमेशा माध्यम के अर्थ में किया जाता है। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा है भयाकुल, तो भयाकुल मतलब भय से आकुल, भय से आकुल। उसी तरह दोस्तों मन चाहा, यानी मन से चाहा, तो इसमें से का क्या हुआ है, लोप हुआ है, तो कौन सा तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक। आगे बात करते हैं दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। तो संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, तो इसका चिन्ह होता है दोस्तों के लिए, संप्रदान के लिए, तो इसमें इसकी विभक्ति के लिए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला में इसका जब आप विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, तो इसमें के लिए का क्या हुआ है, लोप हुआ है। उसी तरह है दोस्तों देशभक्ति, देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, तो इसमें भी के लिए का लोप हुआ है, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक। तो आगे बात करते हैं अपादान तत्पुरुष के बारे में। तो अपादान तत्पुरुष का चिन्ह होता है दोस्तों से, इसका भी से होता है और इसका भी से होता है, करण का भी। तो लेकिन करण का जो से होता है इसका प्रयोग माध्यम के अर्थ में किया जाता है, यानी साधन के अर्थ में किया जाता है। और अपादान वाला जो से होता है इसका प्रयोग हमेशा अलगाव के अर्थ में किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पर अलगाव हो रहा है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अपादान का, ठीक। और राम बस से जा रहा है या फिर साइकिल से जा रहा है तो वहाँ पर किसी न किसी माध्यम का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर करण का प्रयोग होता है, ठीक। तो देखिएगा अपादान में क्या होता है दोस्तों, अलगाव की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन। उसी तरह है पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, हमेशा यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको अलगाव की स्थिति दिख रही है, तो कौन सा तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक। अब देखिएगा अगला है दोस्तों संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसका चिन्ह होता है दोस्तों का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी इसके विभक्ति का, के, की का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र का विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र, तो इसमें का जो है का, यह क्या है दोस्तों, संबंध बता रहा है, यानी राजा का उसके पुत्र से संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और इसका क्या हुआ है, तो इसका लोप हुआ है, ठीक। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष के बारे में। तो अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसका चिन्ह होता है में, पय, पर, ठीक। में, पय, पर, यानी में और पर, इसका क्या हो जाता है, इसमें लोप हो जाता है। देखिएगा जैसे लिखा है यहाँ पर लोकप्रिय, बहुत छोटा छोटा लिख दिया है मैंने क्योंकि जगह नहीं था, तो चलिए समझिएगा बात को। जैसे लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, तो यहाँ पर जो में है दोस्तों, में अधिकरण का जो चिन्ह है में, इसका इसमें लोप हो गया है, लोक प्रिय में, तो कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों अगला एक तत्पुरुष का अलग से भेद आता है नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमेशा नकारार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसा समाज जिसमें नकारार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, तो नय तत्पुरुष होगा। जैसे
इसमें हमेशा अ, अन, न, ना और गैर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा है मैंने, अनायास। अनायास यह हमेशा नकारार्थक अर्थ हमको देगा। ठीक, तो कौन सा तत्पुरुष होगा वहाँ पे? नए तत्पुरुष होगा। उसी तरह दोस्तों अधर्म, अधर्म में भी कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? तो नए तत्पुरुष होगा। तो आशा करता हूँ इसी तरह आपको पूरा समास क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। तो सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो जाते जाते सभी लोग क्लास को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर किए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।